सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। अब सबका ठीक हो रहा है, मंत्र पाठ लगभग शुद्ध हो गया। आज 46वां अभ्यास करते हैं शुरू। आज से हमारा हो गया समास शुरू हो जाएगा इस अभ्यास से। अच्छा, तो पहले तो नामन शब्द जन धातु मुख्य ये है और फिर उसके बाद अव्यय भाव समास का शब्द कोश लेते हैं। नामन नामन नाम जिसका हम नाम बोलते हैं ना, नाम नामनी नामानी नाम नामनी नामानी ऐसे चलता है। नपुंसक लिंग है ये जितने कारांत शब्द हैं ये सारे नपुंसक लिंग बताए यहाँ पर। नामन मतलब नाम और इसका एक पर्यायवाची आपको बताया अभिधानम अभिधेय आया था ना एक बार, तो मैंने बताया था अभिधानम भी होता है नाम मम नाम। हम बहुत बार करते हैं, कई बार आपसे बात शुरू में नामा में विसर्ग नहीं होती है ना, नाम क्योंकि नामन शब्द है, नामन शब्द है तो अगर अकारांत होता तो विसर्ग होती है, पर इसमें विसर्ग नहीं होती क्योंकि अकारांत ये नकारांत शब्द है, अकारांत नहीं है। तो नाम नामनी नामानी नाम नामनी नामानी नामना नाम भ्याम नाम भी ऐसे चलता है। फिर नाम हमने नामभ्य नामन की तरह ही फिर आके प्रेमन प्रेम 92 पृष्ठ संख्या 92 है। प्रेमन प्रेम धामन धाम धाम मतलब घर विश्वा है ना, सब बंधुर जनिता मंत्र में। तो वहां पर धामानी आता है तो वो भी इससे धामन शब्द से बना है। क्या धाम धाम धामानी बहुत सारे स्थानों को। व्योमन आकाश, सामन सामवेद हेमन सोना दामन रस्सी और लोमन बाल बाल। ये लोम शब्द तो आपने हिंदी में सुना ही हुआ है, लोम छोटे बालों को बोलते हैं, वह मूल शब्द है लोमन और रस्सी एक नया शब्द है दामन। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं नकारांत शब्द, सारे नपुंसक लिंग है। नामन प्रेमन धामन व्योमन सामन हेमन दामन लोमन। अब धातुएं कुछ जन पैदा होना, संपत पूर्ण होना होना, संपद्यते जैसे विद्यते इस तरह से, जायते जायते जायन्ते जन धातु। उत्पद उत्पन्न होना, उत्पद्यते विद विद्यते विद मतलब विद्यमान होना, विद्यते रहता है। मन मानना ये हो गए कुछ धातुएं। अब इसके बाद आगे अब ये शब्द निर्विघ्नम निष्कारणम यथाशक्ति आबाल वृद्धम, ये शब्द है। अब ये शब्द है विघ्न रहित निर्विघ्नम निष्कारणम यथाशक्ति आबाल वृद्धम। वृद्ध हम कहते हैं ना, वृद्ध से लेकर बूढ़े, बच्चों से लेकर बूढ़े तक पूरा। तो आ शब्द लग गया पहले, तो जब आ लग जाता है तो उससे हो गया असमन्तात, मतलब पूरा पूरा कवर करता है, मतलब बाल से लेकर वृद्ध तक। आ बाल वृद्धम, आ मतलब असमन्तात चारों तरफ से किया हुआ, उसको ये शब्द का अर्थ जो है सब में आएगा।
बाल वृद्धम, बाल भी बूढ़ा भी, अब इसके बीच में जो युवक है वो भी आ जाए, ठीक है। तो बालक से वृद्ध तक सभी आ गए आ लगने से। फिर यावत तावत कियत इयत अनुकूलः प्रतिकूलः निर्द्वंद्व निर्जनम, ये विशेषण शब्द है। जितना या यावत का मतलब जितना या जब तक, तावत उतना या तब तक, यावत के साथ तावत लगता है, पिछले दिनों भी हमने लेसन में करा था। कियत मतलब कितना, यावत जितना, तावत उतना, और कियत कितना, इयत इतना। और इनके यावत आवत के और शब्द भी हैं, जब तक और तब तक, और कियत के कितना ही हो गया, और इयत इतना। अनुकूल अनुकूल, प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब विपरीत, अकेला स्थान, अकेली जगह जो होती है तो वो निर्जन, जन से रहित। नामन से लेकर लोमन तक जितने भी शब्द हैं वो नामन की तरह ही चलेंगे, जैसे आपको बताया नाम, नामनी, नामानी। ये शब्द संख्या 27 निकालो, ये पृष्ठ संख्या हो गई। यहाँ पर ये 131 पृष्ठ संख्या। 131। नाम नामनी, नाम नामनी, नामानी, दो तरह से चलेगा, नामनी प्राता भी, नामनी नामानी। फिर नामना, नामभ्याम, नामभी, नामने, नामभ्याम, नामभ्यः, नाम्नः, नामभ्याम, नामभ्यः। पंचमी षष्ठी एक सी होती है एक वचन में, तो फिर नामनः, नामनोः, नामनाम। सप्तमी नामनी, नामनोः, नामसु, ठीक है। हे नाम, हे नामनी, हे नामानी। तो इसी तरह बाकी जितने भी शब्द हैं यहाँ पर बताए हुए वो सारे इसे नामन की तरह चलेंगे। प्रेम, प्रेमणी, प्रेम, प्रेमानी, प्रेम, प्रेमनी, प्रेमानी। फिर प्रेमणा, प्रेमभ्याम, प्रेम भी, ऐसे। अब आगे जन धातु के 200 लकारों के रूप स्मरण कीजिए। जन धातु, जायते जायते जायते, ये है आपका धातु संख्या 45। जैसे अभी हमने दिवादिगण युद्ध धातु की थी ना पिछले दिनों, उसी तरह 171 पृष्ठ है। 171 पर जायते जायते जायन्ते, आत्मनेपदी चलेगी ये। इसके हम लोग बोल दें एक एक हाँ करके, हाँ बोलो है ना। जी। जायते जायते जायन्ते, जायसे जायेथे जायद्वे, जायसे, मध्य पुरुष में जायसे, जाये जायसे जायेथे जायद्वे, जाये जायावहे जायामहे। लोट का कोई और बोलेगा, मैं ही बोल दूं। बोलो शशि दीदी। हाँ जी, हाँ बोलो, लोट लकार। जायताम, जायेताम, जायन्ताम, जायस्व, जायेथाम, जायध्वम, हाँ जी, जाये, जायावै, वहै, जायामहै। हाँ जी, हाँ। बस बिल्कुल सेम के अगर की हो तो सब आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, आरती जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। लंग लकार अजायत, अजायताम, अजायत, अजायत, अजायताम, अजाये, अजायंत। बोलो भी उस तरह ना, फिर लिखने में परेशानी नहीं होगी। अजाये ठीक। ताम, अजायत, 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 अजायताम, अजायंत, अजायथः,
अजायेथाम अजायध्वम अजाये अजायावहि अजायामहि। हाँ जी, अंजना जी, अंजना जी। विधि जायेत जायेत जाये जाये जायता याताम यायरन जाये याताम जाये याताम जायरन जायथा जायेरन जायरन जायेरन। जायथी पूरा बोलोगे ना तो फिर जायरिन स्पष्ट होना चाहिए, हमें पता लगे र पूरा है कि नहीं, एक ही मात्रा है कि नहीं। हम स्पष्ट बोलेंगे तो स्पष्ट लिखा जाएगा। जायरन जाये जाये या जायथः जायेरन। जायथः जाये याताम यायध्वम जाये जाये जायध्वम जाये जायेय जायेय जायवहि जायमहि। इसको जरा ध्यान से विद्यालिंग में य ज्यादा आ जाते हैं और एक ही मात्रा भी, तो उसका ध्यान रखना है। बोलेंगे स्पष्ट तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। जायेत जाये याताम जायेरन जाये याताम जायरन जाये जायथः याथाम जाये जाथाम जायध्वम जायेय जायवहि जाये जायमहि जायेय हाँ जी। जायवहि जायमहि। सविता जी रेट लगा। जनिष्यते जनिष्यते जनिष्यन्ते जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यद्वे जनि जनियये हाँ जी। जया शे जयानाश्वेहे जनायाश्महे जनिष्ये जयानश्वहे जया जनिष्ये जनिष्यावहे। जनिष्ये लगे ना, जता तो यह इसका रेट लगा है। जनिष्यते हाँ आवहे जी निष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे। बोलो जनिष्यामहे जनिष्यायहे जनिष्यावहे जनिष्यामहे जनिष्यायनि निष्ये जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे। जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यते जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यध्वे जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे। ठीक है। हाँ जी चलो आप देर से आई, आपकी बारी, आप अगली बार आएगी। तो ठीक है, इस तरह से जो जितनी धातु हैं, जन संपद, फिर इसमें कैसे होगा, कैसे चलेगा। संपद शब्द बता सकते हैं, संपद धातु कैसे चलेगी। अब आप ही बताओ। लट लकार 171 पृष्ठ पे है ये। जायते जायते जायन्ते, इसी तरह संपद धातु भी चलेगी। संपद्यते संपद्येते संपद्यन्ते संपद्यसे संपद्यसे संपद्येते संपद्यध्वे संपद्ये संपद्यामहे वहे संपद्यामहे। ठीक है, ऐसे ही ऐसे उत्पद्यते उत्पद्यताम उत्पद्येताम उत्पद्यन्ताम। इसका विधि लिंग बोलना जरा। उत्पद शब्द का आभा। वो मैंने लास्ट क्लास भी मिस कर दी थी, मुझे नहीं पता था कौन से शब्द करने हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें लास्ट से कुछ संबंध ही नहीं है इसका। कौन सा विधि लिंग? विधि तो ये है, उत्पद धातु है। 92 पृष्ठ है, अभ्यास संख्या 46। तो ये तो धातु रूप है ना, इसमें पिछले से तो कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेट नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। लट लकार बोल सकती हूँ और कोई नहीं बोल सकती। हाँ, नहीं बोल सकते। निकालो 171 पृष्ठ और विधि लिंग लकार, उस तरह से बोलो।
171 कौन सा हुआ है? 100। मैडम जैसे जन को जा हो गया, इसमें से 71 संपद को संपा हो जाएगा। उत्पत्ति संपत्ति को रहेगा, संपद का संपद रहेगा। संपद्यते संपत्ति है संपद्येते इसमें। संपद्यन्ते, उत्पत्त का उत्पद्यते उत्पद्यन्ते, ऐसे ईसा 171 में ईवान से मन का होगा, मन का जा हो जाएगा। है। जन का जा हुआ ना, इधर लिखा जन का जा हो जाता है। हाँ, जन का तो जा, मन का क्या होगा? मन का मन ही रहेगा। मन का मन ही रहता है। मन्यते मन्यते मन्यन्ते। आभा हाँ जी बुआ, नहीं तो यार अभी कौन सा वाला बोलना है हाँ बुआ? बोलना, विधिलिंग उत्पत्त का। उत्पत्त का हाँ जी, मिल नहीं रहा है बुआ। उत्पत्त का नहीं मिलेगा, जन धातु मिलेगी, उसकी तरह ही बोलना है। विधिलिंग उसको बोलना। आपने बनाना है। उत्पद्येयाताम, हाँ, उत्पद्येरन, उत्पद्येथाः, उत्पद्येयाथाम, उत्पद्येध्वम, उत्पद्ये, उत्पद्येवहि, उत्पद्येमहि। कोई मुश्किल नहीं है, बस इसमें अब देखो कोई फर्क पड़ा, आपने पिछला अटेंड किया या नहीं किया। इसी तरह विद भी विद्यते विद्येते विद्यन्ते चलेगी। इसके आगे आता है मन, मन का चलेगा मन्यते मन्येते मन्यन्ते। इसका बोलो जरा लंग लकार, कौन बोलेगा? बोलो आप ही, अंजना जी बोलना जरा लंग लकार। अच्छा, मन्यत, अमन्यात, अमन्यताम, अमन्यत, अमन्यथा, अमन्यत, अमन्यताम, अमन्यन्त, अमन्यथा, अमन्यथाम, अमन्यध्वम, अमनय, 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 अमन्नय, अमन्यावहि, अमन्यामहि। अमन्यामहि। तो कर लोगे ना इस तरह से सारे सब? कोशिश करेंगे। वैसे निकाल के रखो और एक बार लिख लेना सारे, क्योंकि अब इसके बाद हमारी बारी आएगी शुक्रवार को, तो तब तक अब जैसे ये इसका विधिलिंग में जायेत है, तो उसमें हाँ, मनेत आएगा या मनेत? जो भी आएगा ना, मन ये तो मनेत, मने याताम। ठीक ठीक है, नहीं आगे तो समझ में आ गया। हाँ ये हाँ, था मन या था, माने ये था, माने याथाम, माने ध्वम। उसको ना जन जन धातु में सॉरी, नकार मन मन न जा बन जाता है, पर इसमें नहीं, इसमें न रहेगा और मान ही रहेगा। मन्येत मनगेठा, समझ में आई? मनजेरन। हाँ जी हाँ जी, वो मुंह से आ के नहीं पता था। मन ये था, मने याथाम, मने ध्वम, मन ये ध्वम, मन ये ध्वम, मन ये ध्वम। मनेय, मने वही, हाँ, मन ये मने मने, हाँ मन ये मही, ये सब मन में ये न वही, पूरा आएगा, मन ये मही। आते आएंगे ना सब में हाँ, आधा ना तो न पूरा ही आएगा ना? आएगा ना। हाँ जी, न पूरा आएगा या आधा आएगा? आधा 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 आएगा ना आधा सब आएगा। में? हाँ, आधा हाँ, आएगा। न पूरा अच्छा, आता न तो मन ये तो बोलते हैं, हम बोल रहे हैं मन ये, मन ये, मनियत। हाँ ठीक, मन ये था, मन ये या था, मने याता, मने मने। ये मन ठीक ये ठीक। वही, मन ये मही ना, सही है। चलो ये हो गया शब्द रूप धातु रूप। अब इसके बाद आगे समास। अब देखो हमने जैसे संधि करी थी, और ये समास बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं संस्कृत में। समास और संधि, आपने बहुत बार ये नाम सुने होंगे, इकट्ठे ही आ जाते हैं समास और संधि। संधियां हमने की जहाँ दो वर्णों के बीच दो वर्ण,
दो वर्णों का मेल होने में जो परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं। और समास क्या होता है? दो पद, पद और वर्ण का अर्थ समझते हो, अंतर समझते हो? शब्द भी कह सकते हैं। हाँ जी वो भी कह सकते हैं। दो पदों के बीच में, दो या दो से अधिक पदों के बीच में जब मेल होता है तो उनको समास कहते हैं, उनको बोलते हैं समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। हाँ, वैसे हम जब हिंदी में समस्त का प्रयोग करते हैं तो उसका क्या अर्थ करते हैं? सारे। समस्त मतलब सारा, सारे, है ना। तो इसी वो ही जब वो पद एक अलग अलग वाले जो शब्द हैं उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, दो तीन शब्दों को, पदों को। पद का संस्कृत में शब्दों का रूप ना होकर, प्रयोग ना होकर पद शब्द का प्रयोग होता है, पद का। ये आपको पता है, याद है पद किसे कहते हैं? खोलो जरा अपनी अपनी खिड़कियां, दरवाजे। जिसमें विभक्ति लगी होती है उसे पद कहते हैं। हाँ, और संस्कृत में पद का ही प्रयोग होता है। ये भी किया ना हमने, अपदम न प्रयुंजित, जो पद नहीं है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, उसका प्रयोग मत करो। अब पद किसे कहते हैं? तिंगंतम पदम। सुप तिंग इत्यादि प्रत्यय जिनमें लगे होते हैं वो पद होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिनमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है उन पदों का, उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जिसको हम हिंदी में शब्द कहते हैं, संस्कृत में उन्हीं को पद कहा जाता है। तो अब वो जो पद की परिभाषा क्या की गई? सुप तिंग गंतम पदम। अंतम तो अब आप समझ गए, जिससे अंत होता है। जो शुभ से अंत हो, शुभ किनको बोलते हैं? विभक्तियों के कारक जो होते हैं। सह तौते, वह इसमें जो आता है सुप तिंग सु औ जस, ऐसे ये इनकी जो मूल रूप में बुआ, इनकी कहाँ विभक्ति से है। पढ़ रहे हो आप? ये मैं पढ़ नहीं रही कहीं से भी, मैं ऐसे समझा रही हूँ आपको कि समस्त ठीक पद है। समास किसे कहते हैं वो बता रही हूँ। तो पद जब आपस में मिलते हैं तो अब वो पद किसे कहते हैं? सुप्तिंग गंतम पदम, ये पहले आपको समझाया हुआ सारा। तो अब वो सुप से अंत होने वाले और तिंग से अंत होने वाले, सुप इसे कहते हैं जो कारक शब्द रूप चलते हैं। रामा रामो रामा, रामा में क्या लगा है? सुप, सु, उसमें आ गया औ में क्या लगा? औ और जस, ये है, यहाँ से शुरू होते हैं और पर अंत होता है। तो इसलिए उनको बोलते हैं सुप्तिंग गंतम पद। सुबंत, सुबंत मतलब जो शब्द रूप वाले हैं वो प्रत्यय, और तिंगंत तीत अंति वाले वो लकारों से जो अंत होते हैं। तो उनको कहने का मतलब कि जिनमें कोई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो उस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। धातु को ऐसे ही प्रयोग नहीं करते, पठ का पठ नहीं लगा देते, राम का राम नहीं लगा सकते। बहुत बार ये बात बताई हुई है आपको, कोई ना कोई विभक्ति लगाने के बाद ही उसका प्रयोग किया जाता है। नहीं विभक्ति लगाओ, नहीं पद, कोई भी प्रत्यय नहीं लगाओ तो हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो पर समास में कुछ इसका अंतर हो जाता है। वही जब पद हम आपस में मिला देते हैं, कोई भी पद बनाया तो पद में तो कोई विभक्ति लगी होगी या कोई प्रत्यय और लगा होगा, पर जब उन पदों को हम मिलाते हैं तो वो बन जाता है समास या समस्त पद। और वो पद मिलाते समय उस पद में जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। ये हम करेंगे, पहले मैं ऐसे ही आपको बिना पढ़े बता रही हूँ, पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगी और ज्यादा। कि जब जैसे यहाँ पर सबसे पहले होगा राज्य पुरुष, ये उदाहरण दिया जाता है, या राम का घर, रामस्य गृहम। ठीक है, राम का घर हम ऐसे करेंगे ना, रामस्य गृहम, ये तो सबको पता है। अब जब हम इन दोनों को इकट्ठा मिला देंगे, एक समस्त पद बना देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? रामस्य की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। लास्ट आखिर जो अंतिम पद की विभक्ति को नहीं हम हटा सकते, जो पहले के पद हैं जिनको हम मिला रहे हैं उस पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है, वो मूल शब्द आ जाता है। जैसे रामस्य गृहम, तो हम क्या बोल सकते हैं? राम गृहम, राम गृहम इकट्ठा वर्ड बन जाएगा। ठीक है, वैसे रामस्य गृहम होता है
पर जब हम उसको एक पद बना रहे हैं तो बीच में फिर उस विभक्ति का लोप करके मूल शब्द को ला देते हैं, राम राम गृहम। ये बन के इसको हम कहेंगे समस्त पद या समास। आगे समझ। तो इस तरह से जो समास होते हैं, बहुत सारे समास, 6 तरह के समास हैं। समास कितने तरह के हैं? 6 तरह के। तो कहीं जिन समासों में पहले क्या लग जाता है? अव्यय, अव्यय लगता है तो उनको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जो समस्त पद जिनको हम समास बनाते हुए जिनमें पहले हम अव्यय शब्द का, अव्यय शब्द तो आप जानते हो, यथा, यथा पूर्वम अकल्प, यथा शक्ति जैसे। तो इस तरह से जो विभक्तियों से पहले या पद से पहले अव्यय शब्द का प्रयोग हो जाता है तो वो होते हैं अव्ययी भाव समास। जिसमें किन्हीं विभक्तियों का प्रयोग करके फिर उन विभक्तियों का लोप होता है, वो होते हैं तत्पुरुष समास। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया रामस्य गृहम, तो ये इसमें रामस्य गृहम भी है, रामाय पुस्तकम, राम के लिए पुस्तक लाया हूं, तो राम पुस्तकम, तो रामाय का लोप हो गया। तो इस तरह से 7 विभक्तियों में विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है उसमें, तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। इसके बाकी चिन्ह बाद में हम बताएंगे, पहले इतना समझ लो। एक अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, यहाँ पर कौन कौन से हैं पहले उसको ले जाते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, एक आगे है कर्मधारय, तत्पुरुष समास बता दिया, कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय किसे कहते हैं? जहां पर विशेषण विशेष्य इकट्ठे आ जाते हैं। विशेषण और विशेष्य क्या है वो बाकी मैं बाद में बताऊंगी, पहले सिर्फ नाम नाम आपने याद करना है। और द्विगु समास, एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है? 2 का जोड़ा या 2 या 3 से जोड़, जैसे माता पिता, दिन रात, है, प्रतिकूल अनुकूल, ये जैसे ये चीजें जब आ जाती हैं तो वो होते हैं द्वंद्व समास। और द्विगु में होता है संख्यावाची शब्द जिसमें आ जाता है तो वो द्विगु हो जाते हैं। ठीक है, द्विगु वाला वो याद आपने बाद में करना है, बस आपकी पहचान थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। द्विगु में संख्यावाची शब्द आ जाते हैं, द्वंद्व में जोड़े 2 या 3 के जोड़े आ जाते हैं, गुरु शिष्य, माता पिता, लाभ हानि, दिन रात, इस तरह से द्वंद्व हो गए ना जोड़े, तो ये इनको बोलते हैं द्वंद्व समास। कर्मधारय विशेषण विशेष्य, जैसे क्या बोलते हो आप? कमल पुष्प या कमल पत्र, कमल चिन्ह, कमल नयन, कमल नयन। तो ये जो चीजें हैं वो कमल नयन, तो आंखें जिसकी कमल के समान है, कमल इव नयनम, कहीं पर इव लग जाता है कहीं पर नहीं लगता, तो ये हो जाता है कर्मधारय। और फिर सबसे बाद में आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इन सब समासों में जो हमने 5 बताए पहले, उनमें तो वो व्यक्ति या वस्तु वहां पर रहेगी, पर जो बहुव्रीहि समास में होता है अन्य पुरुष प्रधान होता है। उसमें आपने बहुत बार किया होगा, जिसने राम का शत्रु, राजा राम का शत्रु, तो राम का जो शत्रु है, राम का शत्रु है जो वह, ये किसका घर है? जो राम का शत्रु है, उसका राम शत्रु में कोई उल्लेख नहीं है, पर जो राम का शत्रु है, जो अन्य पुरुष जिसमें प्रधान होता है बताया जाता है, उसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो इस तरह से ये 6 समास है, इनको हम धीरे धीरे करेंगे। जरा 1 मिनट, बस मेरे को 1 मिनट जा रही है, बस मैं उसको नमस्ते। अरे रंजना जी जी। कंचन जी ने फ्राइडे सैटरडे क्लास ली थी? नहीं हुई थी, उनके अच्छा, घर में शादी थी। हाँ, तो लास्ट मंडे क्या हुआ था? मंडे उन्होंने ना 3-4 श्लोक थे वो उन्होंने करवाए थे। तो ये 45 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, आगे उसके वो हो गया था। हाँ, वो किस क्लास में हुआ था?
वो हुआ था उससे पहले, अच्छा, मंडे से पहले। सैटरडे। अच्छा सैटरडे संडे, हाँ, फ्राइडे सैटरडे तक ना ये अच्छा हो गया अच्छा था कंप्लीट। अच्छा अच्छा, ठीक, धन्यवाद। अब ये पंचचत्वारिंशत् पाठ हो गया था, अब षट्चत्वारिंशत् हो रहा है। तो अब ये अब बहुत सारे आए नहीं हुआ, पुष्पा बहन जी, सत्या बहन जी, सविता जी क्यों नहीं आई मौसी, पता नहीं। नहीं तारिया जी। क्योंकि ये समाज से बड़े महत्वपूर्ण और थोड़े लीक से हटकर हैं, तो इसलिए आज नहीं मैं शुरू करूंगी बस इनकी, क्योंकि अगर ये करवा दिया और फिर मुश्किल हो जाएगी दोबारा, तो फिर करवाने पड़ेंगे, है ना। बस तत्पुरुष का एक बार बता दीजिए जरा। तत्पुरुष तत् में, हम्म, तत्पुरुष समास में कोई विभक्तियों का प्रयोग, विभक्तियां जहां पर लगी होती हैं जिसमें बाद वाला पुरुष प्रधान होता है, उसमें विभक्तियां तोड़ी जाती हैं। अब एक समास जब होगा राज्य पुरुष, राज पुरुष, राज्य पुरुष, तत्पुरुष में वह पुरुष प्रधान होता है जो बाद में आता है, और उसमें विभक्तियां लगती हैं। अब वैसे जब समस्त पद है उसमें तो विभक्ति का लोप होता है, जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो उसमें विभक्ति लगाई जाती है, तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष। और किसी में भी ऐसे विभक्तियां नहीं लगती हैं, या तो बहुव्रीहि में अन्य पुरुष प्रधान होता है और तत्पुरुष में विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसमें अर्थ के अनुसार। ठीक ठीक जी। में तो अभी बाकी डिटेल में तो हम साथ साथ करेंगे ना। हाँ जी। जैसे विद्या वृद्धि, विद्या की वृद्धि हुई, तो विद्या की वृद्धि, अब अर्थ के अनुसार हम उसमें विभक्ति लगा देंगे, विद्या वृद्धि, अब विद्या की वृद्धि, ये अर्थ बना ना, तो इसको हम क्या लगाओगे अब, कौन सी विद्या की वृद्धि में कौन सी विभक्ति लगाओगे? षष्ठी। हाँ षष्ठी, तो क्या लगा दोगे? लता की, लताया होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लताया विद्याया वृद्धि, विद्या वृद्धि। धन वृद्धि, धन की वृद्धि, तो धनस्य वृद्धि, धनस्य वृद्धि। तो चौर भयम, चोर, चोर से भय, तो अब इसमें चोर से भय है तो कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया से के द्वारा, चोरेन के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? इसमें आपको उपपद विभक्तियां काम आएंगी। किसके साथ? पंचमी आएगी जो रात, पंचमी, हाँ पंचमी या पंचमी लगती है, तो फिर चौरात भयम, इस तरह से इसमें विभक्तियां लगती हैं। ये उसको विग्रह करेंगे तब विभक्तियां लगेंगी, और विग्रह है और उसका समस्त पद बनाना है तो उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पद बनाना, जब हम समास करेंगे उसका, तो बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, आखिर की अंतिम विभक्ति का नहीं होगा, बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राज्य पुरुष बोला है ना, राजा का पुरुष, पुरुष में भी विभक्ति लगी है ना, प्रथमा पुरुष एकवचन, और राज्य में भी लगी है, तो बीच वाली जो विभक्ति होगी, एक हो या दो हो, दो से अधिक समस्त पद भी आ सकते हैं। तो अब राज्य पुरुष में राज पुरुष, यहाँ पर विभक्ति का लोप होगा, आखिर के पुरुष में नहीं होगा, अंतिम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, बीच की विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है, ठीक। वो अव्यय पद का आपने बिगिनिंग में बताया था, अव्यय पद का वो क्या बताया था आपने? उसमें अव्यय लगा होता है पहले, उस पद से पहले पूरा समस्त पद जब बनाते हैं तो वो पद अव्यय पहले लग जाता है। जैसे यथाशक्ति शब्द है, यथापूर्वक, हाँ यथाशक्ति, यथा पूर्वम, तो पूर्वम अनतिक्रम्य, यथा का एक अर्थ निकाल दिया जाता है, अनतिक्रम्य होता है, तो जिसका अतिक्रमण नहीं करके जैसा है वैसे ही। यथाशक्ति का अर्थ क्या करते हैं हम? शक्ति के अनुसार, है ना। यथाशक्ति, जिसकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार हमें यथाशक्ति
कोई भी कार्य करना चाहिए, यथाशक्ति किसी को दान देना चाहिए, यथाशक्ति किसी की सेवा करनी चाहिए। तो यही करते हैं ना, अपनी शक्ति के अनुसार करनी चाहिए। आचार्य जी, ठीक है ना यार, सबको समझ? हाँ जी, मेरे को कहीं जाना है सविता? आचार्य। अच्छा, ठीक है जी। तो शक्ति तो अब क्या होगा, जो यथा का अर्थ है जैसी शक्ति है उसके अनुसार। तो अब यहाँ पर शक्ति का उल्लंघन ना करके तो यथा का अर्थ कर दिया जाता है अनतिक्रम में। ये इसका एक निश्चित अर्थ है। तो जब हम करते हैं तो शक्ति अनतिक्रम में, अब इसमें जब हमने उसका विग्रह किया तो वहां पर तो वो बाद में उसका अर्थ आया, पर जब हम उसका समस्त पद बना देते हैं, समास बनाते हैं, तो अव्यय पद पहले आ जाता है। ठीक है, यह भी हम करेंगे, करते करते ही आएगा धीरे धीरे। वैसे इनको पहले वो देना चाहिए, तत्पुरुष समास सबसे आसान होता है। इन्होंने अव्यय भाव दिया है, तो अगर कहोगे तो हम पहले तत्पुरुष कर लेंगे, बाद में फिर अव्यय भाव करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम, जैसे आपको ठीक है जी। लगे। हाँ, क्योंकि आप घबरा ना जाओ ना पहले ही वो करके, तो वो फिर थोड़ा सा आसान रहता है। तो इसमें हमने ये करना है, हमारे पास 6 समास हो गए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ये इन समासों के नाम याद कर लो, फिर बाकी हम करते हैं। और 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास बोलते हैं, उनको समस्त पद या समास बोलते हैं। और समास का विग्रह, जैसे संधि का विग्रह, संधि छेद, तो संधि को तोड़ना, इसी तरह समास विग्रह, समास को तोड़ना। जैसे संधि जोड़ते हैं तोड़ते हैं, ऐसे ही समासों को भी तोड़ा जाता है और जोड़ा जाता है। हम बहुत सारे जो इतने बड़े बड़े शब्द हमने करे, आपको याद होगा पंचतंत्र कर रहे थे तो कितने बड़े बड़े शब्द आ रहे थे ना बीच में, मैं कहती थी यहाँ पर समास है, तो समास हम बात करेंगे। तो अब ऋषि दयानंद जी ने भी लिखे हुए शब्द, जब हमारे मंत्र होते हैं उन मंत्रों में भी बहुत बड़े पद जुड़ जाते हैं, तो उनको वो समस्त पद होते हैं। फिर उन पदों को तोड़ तोड़ के हम अर्थ करते हैं। तो हमने मुख्य रूप से तो पंचतंत्र में ही अभी किए हैं, औरों में भी हैं, वो छोटे छोटे आए, पंचतंत्र में बहुत बड़े बड़े आए। तो उसको अब हम शुरू करेंगे, और उसके बिना हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समासों का महत्व है, संधियों का जहाँ महत्व है, आपने देखा है मंत्रों में जगह जगह संधियां 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 आती रहती हैं, उनके बिना हम नहीं समझ पाते। इसी तरह समासों का भी महत्व है। समस्त पद और समास विग्रह, इनके 2 भाग हो जाते हैं। तो उनको फिर हम आगे करेंगे। जो रेगुलर रहने वाले सत्यावन जी आती थी वो नहीं आई, और पुष्पा जी नहीं आई, वो रेगुलर है। बाकी 1-2 तो अस्त्र भी आते हैं, कभी जाते हैं, फोन कर देंगे फिर। मेरे को कहीं जाना, मैं क्लास छोड़ रही हूँ। हाँ जी, मैंने पहले भी कहा जाओ। ठीक है जी, हो गया टाइम। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लेना, इन समासों के नाम देख लेना, और समास कहते किसे हैं उसको भी वहां से पढ़ना, फिर हम करेंगे तो जल्दी समझ आ जाए। ठीक है जी। और ये शब्दकोश कर लेना सारे। आरती जी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो? बस ठीक है, यहाँ पे भी लगा था शिविर, आप आए नहीं उसमें। सत्यम जो बिलाशा जी आए हुए थे यहाँ गढ़ी वानप्रस्थ में लगा था ना। हाँ